सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे प्रमोटर भी हैं, समवाय के प्रमोटर भी हैं। उर्मिल गुलाटी जी का स्वागत है। संजय कुमार जी का स्वागत है। ये सारथ जी का स्वागत है, हमारे समवाय के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। कोमल बालवानी जी समवाय के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। कल्पना जी हमारे समवाय फाउंडेशन की एडवाइजर हैं, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी, उनका स्वागत है। धनंजय सिंह हमारे कोषाध्यक्ष हैं समवाय फाउंडेशन के, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी जो लोग और जुड़े हुए हैं, उमा जी, उनका स्वागत है। अन्य भी 2-4 लोग जुड़े हुए, सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी होम्योस्टेसिस की, और हम लोगों ने बीएचबी जो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो चैप्टर है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि ये हम लोग जानेंगे नहीं तो हम लोग आगे अपने ट्रीटमेंट में उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं कि एक्यूप्रेशर, तो वो जो हम लोग चाइनीज से दर्शन से शुरू करते हैं, और वहां पर तो पहले हम लोग सिंपल से शुरू करते हैं, बाद में हम लोग आते हैं किताबों पर। तो ये एक्यूप्रेशर है क्या? एक सवाल उठता है कि एक्यूप्रेशर क्या है। एकू माने हम लोगों ने कहा कि छोटे छोटे बिंदु शरीर के स्किन पे आपके बिंदु हैं, इसके से थोड़ा सतह से थोड़ा नीचे है। उन बिंदुओं पर अगर हम कोई प्रेशर दे दें तो जो हम चाहते हैं, इच्छित उस एनर्जी वहां पर, उस जगह पर एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा काम है। तो इसलिए एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट का एक सिस्टम डेवलप हुआ। अब हम लोग खुद जानते हैं कि अगर चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे चीनी दर्शन हो, दोनों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सी चीजें थी जो हम जानते थे। हम कान छिदवाते थे, हम नाक छिदवाते थे। ये सब के अगर पॉइंट आप देखेंगे चाइनीज में, इन सब में पॉइंट्स हैं। उन जगहों पर कोई सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिन पर प्रेशर देने से हमारे कहीं स्टिमुलेशन हो रहा है। हम, आप देखिए, चूड़ी पहनने का कंसेप्ट था, अंगूठी पहनने का कंसेप्ट था, इन सब मेरिडियंस है। अभी आप पढ़ेंगे सब में मेरिडियंस है। पाँव में बिछिया का है, सबका कंसेप्ट है। बिछिया में हमारे यहाँ जेडी मेरिडियन वहां पर है, स्टमक मेरिडियन वहां पर है। यानी आपको बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसको हम लोग जाने अनजाने प्रयोग कर रहे थे। हम लोग काला टीका लगाते थे, माता जो है माथे पर काला टीका लगा देती थी। हम लोग उसको आज की डेट में कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन के लिए एक पॉइंट है, इन्फेक्शन का रंग है, इन्फेक्शन को दूर करने का रंग है। यानी हमको मालूम हो या ना हो, मालूम तो कम लोगों को होता है, लेकिन पालन बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि वैसा हो। तो वैसे ही पालन हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी हो, अगर हम पूर्व इतिहास की बात करें तो एक कहानी के रूप में है कि जब बहुत पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, ये मतलब आयुर्वेद में नहीं, चरक संहिता में उल्लेख है कि जब बहुत पहले थोड़ा सा बीमारियों की संख्या बढ़ी तो लोगों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने एक सभा किया। उस सभा में सब लोगों ने विचार किया कि हम इनके लिए कौन से प्रयोग करें। ये आयुर्वेद में चरक संहिता में है। उसमें 3 ऋषियों का उल्लेख है। एक पैंगे ऋषि, वो चीन से आए थे, जो आधुनिक चीन है वहां से आए थे। एक हिरणाक्ष थे, यूरोप से आए थे। और एक कांकायन ऋषि जो आए थे आपके यूनान से, यूनानी विद्या जिन्होंने डेवलप किया कहते हैं। तो ये ऋषियों ने मंत्रणा किया था। और उस समय जो हमारे भारतीय दर्शन है उसमें कहा जाता है कि ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र का दृष्टा था, यानी मंत्र को देखता था, वो ऋषि था। मंत्र की रचना नहीं करता था, मंत्र को देखता था, साक्षात देखता था। यानी पराभौतिक को भी देखने की क्षमता, त्रिकालदर्शी थे, यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते थे। ये कहाँ संभव है? ये संभव है क्योंकि जब आप स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते हैं तो आपको बहुत चीजें जो आप अदृश्य है उनको भी देख पाते हैं।
तो यहां पर थी, और तो उसमें 3 ऋषियों का उल्लेख था, यानी जो चीन की सभ्यता थी तो 606वीं और 7वीं शताब्दी ईसा 562 के आसपास या 600 ईस्वी के 600 ईसा पूर्व के आसपास भगवान बुद्ध के, और भगवान बुद्ध 562 बताया जा रहा है, और 482 में महापरिनिर्वाण हुआ उनका हुआ। तो बुद्धिज्म का जो प्रचार हुआ वो अनेक देशों में हुआ, जो आसपास के हमारे देश थे उन सब में हुआ। तो बुद्धिज्म के माध्यम से बहुत सी सूचनाएं जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो लेके गए। तो इस रूप में हमारी विधा जो है, बहुत सी विधा वो ट्रांसफर हुई, और वो चाइनीज विधा और हमारी विधा दोनों एक थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो डेवलपमेंट है वो चीन में हुआ। हम भले उस विद्या को जानते रहे हों, चाहे रावण वध की बात हो जहां पर नाभि में 31 बाण मारे गए, चाहे हम लोगों का भगवान कृष्ण के उसमें हुआ कि वो उन्होंने बहलिए ने तलवार मारा, वो भी K1 पॉइंट था। ये नाभि वाला CV8 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको साबित होगा, आप चाइनीज एक्यूप्रेशर में देखेंगे। ये सब चीजें, आइडिया का भी कंसेप्ट जो है वो भी वो है। अगर कोई जड़वत हो जाए, बहुत सी बॉडी है बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, उसको आपको हिलाना मुश्किल होता है, तो ऐसे स्टिफ बॉडी को हिलाना मुश्किल होता है। अगर कोई आ जाए योगी या आप कोई थेरेपिस्ट और उसको हिला दे और उसको ठीक कर दे, तो आप नहीं कहें कि जादू है। ऐसे तमाम उदाहरण है, लेकिन डेवलपमेंट चीन में हुआ, चीन में चलता रहा। हम लोग इतिहास की बात करें तो हम लोग 606 ईसा पूर्व, अगर बहुत पुराने उसमें न जाए, 606 ईसा पूर्व के पहले चरक संहिता लिखी जा चुकी थी, और चरक संहिता के लिए 3 हमारे भगवान भरद्वाज जी है, भगवान इंद्र के बाद भरद्वाज जी के लाए, और भरद्वाज जी से आगे पढ़ाएंगे उसमें आयुर्वेदिक में, और उनके 2 पीढ़ी के बाद, 2 शिष्यों के 2 पीढ़ी के बाद हमारे चरक संहिता का लिखा गया। यानी 606 BC के बहुत पहले हम लोग इस विषय को जान चुके थे, आयुर्वेदिक विधा को, और आयुर्वेदिक विद्या सब दोनों विधाएं एक थी। लेकिन डेवलपमेंट और चीन में कब हुआ? 200-300 बीसा, 2nd सेंचुरी, 200-300 ईसा पूर्व, यानी हमारी बात का डेवलपमेंट है। और उसमें उन्होंने कहा, वहां भी क्या था, चीबो हुआंग ने डी जिंग नाम के एक राजा थे, जिनको नाम येलो एम्परर था। वो और चीबो उनके कोर्ट फिजिशियन थे। दोनों के बीच में जो संवाद होता था उसी तरह का संवाद जैसे हमारे बीरबल और अकबर में होता था। ऐसे ही संवादों के माध्यम से वो पूरी विधा डेवलप होती चली गई। तो येलो एम्परर उनको कहा गया। तो येलो एम्परर क्लासिक्स जो है, वो जो किताब उनकी हुई, वो गीता रामायण की तरह वहां है, और ये 200-300 ईसा पूर्व की रचना है। अब वहां से चल रहा था साइंस, ये चाहे फिलॉसफी कह लीजिए, चाहे दर्शन कह लीजिए, चाहे आप मॉडर्न साइंस कह लीजिए, वहां से चल रही थी। लेकिन तब भी इसको बहुत अधिक महत्व नहीं मिला। महत्व कब मिला? जब 1949 में वहां पर रेड क्रांति हुई। जब रेड क्रांति हुई तो वहां पर पहली बार माओ से तुंग का शासन हुआ। तो ऑटोक्रेट थे, मतलब किसी सुनना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पहले चाइना में उस समय लगभग आबादी थी 50 करोड़ के आसपास, 48 से 52 के बीच की है। इतनी करोड़ की आबादी थी, उस आबादी में केवल 10,000 डॉक्टर थे। कौन से? इंग्लिश डॉक्टर, मॉडर्न साइंस वाले डॉक्टर थे। और वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, अमेरिका के थे। यहां पर ये लोग कर रहे थे। तो माओ से तुंग ने 5,50,000 बेयर फुट डॉक्टर से थेरेपिस्ट को गांव में भेज दिया, और उसने पहली बार इस चाइनीज विधा का, जो हमारा TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसको बोलते हैं, उसका विधा का प्रचार वहां हुआ। लेकिन
यहां भी अभी पश्चिम के संसार की आंखें नहीं खुली थी, उन्होंने बहुत गर्व से इसको नहीं देखा था, बहुत महत्व नहीं दिया था। अमेरिका वगैरह में भी ये ओरिएंटल साइंस के रूप में प्रसिद्ध होती थी। अब आया 1972 अगस्त के बाद का, 1971 अगस्त से 1972 फरवरी के बीच की बात है। दोनों चाइना में और अमेरिका में शीत युद्ध, जिसको बोलते हैं कोल्ड वार, चल रहा था। यानी बाहर से फ्रंट में नहीं दिखा पाते, लेकिन अंदर से अंदर पूरी लड़ाई चल रही थी। उस शीत वार के दौरान वहां से निक्सन की यात्रा शुरू हुई। निक्सन की यात्रा चाइना में हुई। निक्सन की यात्रा के पूर्व हेनरी किसिंजर वहां गए, जो विदेश मंत्री थे। वो हेनरी किसिंजर की यात्रा होती है, और हेनरी किसिंजर की यात्रा के टोह लेने के लिए एक जेम्स रस्टिन नाम का एक न्यूयॉर्क टाइम्स का संवाददाता वहां जाता है। उसको बीमारी क्या थी, वहां पर पेट दर्द होता है, तो उसको एपेंडिसाइटिस की बीमारी बोली जाती है। तो वो जो वहां के नेचुरली अमेरिका के और वहां के डॉक्टर थे, इन डॉक्टर ने उसको, एपेंडिसाइटिस में नॉर्मली क्या होता है, ऑपरेट कर देते हैं, तो एपेंडिसाइटिस में ऑपरेट कर दिया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया और उसको लगा कि ठीक हो गए। लेकिन इसके बावजूद उसका दर्द 24 घंटे नहीं गया। तब उसने सलाह लिया, तो उस समय चाउ एन लाई थे वहां के प्रधानमंत्री, और माओ से तुंग थे ही। तो इन दोनों की सलाह पर यह निर्णय हुआ कि हम अपने जो उस समय बेयर फुट डॉक्टर्स कहलाते थे, तो उनके जो हेड थे, मतलब यहाँ जो उनके पास रहे होंगे, उन्होंने नीडलिंग किया, एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर उन्होंने किया, याद नोट कर लीजिए पॉइंट, ST 36.5 ST 36.5 पर उन्होंने नीडलिंग किया। वहां पर नीडलिंग करने के वही लगभग करते क्या थे, कुछ मिनट से लेकर के 40 मिनट तक, मैक्सिमम 40-45 मिनट तक करते थे। तो वो किया, उसके बाद उसका जो दर्द अपेंडिक्स का था खत्म हो गया। अब उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारा जो इतने बड़े, हम लोग ओरिएंटल साइंस वाले मानते हैं अपने को, मॉडर्न साइंस जिसको कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस के सभी डॉक्टर्स, और इनके ऑपरेशन करने के बावजूद मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, और ये दर्द नीडलिंग करने से ठीक हो गया। ये कौन सी विधा है जिसने ठीक कर दिया? और उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को जो सूचना भेजी, उसका सार ये था कि ये चीज कोई नई थेरेपी है जो सबसे ऊपर आगे जा रही है। इसने पहली बार पश्चिम के दरवाजे चाइनीज विधा के लिए, इस एक्यूप्रेशर विधा के लिए खोज दी। इतना राजस्व मिलने के बावजूद चीन में यह तब सफल हुआ जब कोई अमेरिकी आया और उसका ट्रीटमेंट हुआ, सही हुआ, तब उसने सूचना दिया। पहली बार पश्चिम के दरवाजे, पश्चिम की आंखें खुली की एक विधा ऐसी भी है। तो यहां से ये चीन की ये यात्रा है जो हमारे एक्यूप्रेशर की यात्रा है। ठीक, हम लोग अब आगे शुरू करते हैं। ये यात्रा है, ये बताना जरूरी है, ये नॉर्मली किताब में सब लिखा होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे लिखा होगा। आप लोग उसको, कोई पढ़ने का समय नहीं होता है और कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। सब निकला, लेकिन कैसे निकला? राजस्व जरूरी है, राजस्व जरूरी है, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट का मेथड जरूरी है, जिसमें और करें और जिसको सफलता मिले और उसको प्रसन्नता हो रोगी को, तो यही उसका कारण है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बस थोड़ी सी और, तो इसको साइंस एक्यूप्रेशर, चाइनीज TCM का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आगे चल बताते रहे। तो इसमें ये फिलॉसफी है, तो दार्शनिक शब्द, प्रारंभ में दार्शनिक है, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट करता है तो वैज्ञानिक तरीके से करता है। और वैज्ञानिक तरीके से करना ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ने सिद्ध भी किया। डॉक्टर वॉल ने इसको सिद्ध किया। कब सिद्ध किया?
हालांकि बहुत दिनों तक करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे होंगे चाइना में, लेकिन इसको सिद्ध कब हुआ? 1940 के आसपास, उसके पहले नहीं। डॉक्टर वॉल ने इसको सिद्ध किया। तो आप सोचिए इतना समय लगा ना किसी थेरेपी को। 200-300 बीसी की जो थेरेपी थी उसको पहली बार साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कब मिली? 1940 के आसपास। तो इसलिए थेरेपी से यह भी नहीं घबराना है कि 25 वर्षों के अंतराल में या 30 वर्षों में हम इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, हम विधा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल कि राजर्षय मिला, इसके बावजूद वहां नहीं हुआ। और कब मिला और साइंटिफिक अप्रूव हुआ? 1940 के आसपास, डॉक्टर वॉल ने, वो भी जर्मनी के। तो अब ये साइंस है, फिलॉसफी, दोनों है। शू, यहां एक कंसेप्ट आता है शू का, आगे किताबों में दिख जाएगा। शू, SHU, शू माने ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर कर देना होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। और एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी, फॉर एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ये एक्यूप्रेशर है। हम करते क्या है एक्यूप्रेशर में? एक्यूप्रेशर में एक्यू बिंदुओं पर स्टिमुलेशन होता है। और हमारे एक्यू बिंदु क्या है वो भी नोट कर लीजिए कहीं। एक्यू बिंदु हमारे, अगर उनकी डॉक्टर वॉल ने जो उनकी डायमीटर बताई है, उन बिंदुओं की 1 से 3 mm डायमीटर की, और उनकी जो स्पीड बताई है ट्रेवल करने की, संवेदना ट्रेवल करने की जो स्पीड बताई है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आधुनिक किताबों में पढ़ा है, वहां कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये स्पीड है उस वहां की ट्रेवल करने की जो मेरिडियन। अब इनके सिद्धांत में क्या हुआ, अब आप कुछ अंक नोट कर लीजिए। 5 एलिमेंट, तो पांच का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 5 एलिमेंट, पहला तो 5 एलिमेंट क्या थे? कास्ट, दूसरा अग्नि, तीसरा, मतलब नंबर पे नहीं है लेकिन कास्ट, कास्ट से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से मेटल, मेटल से जल, और जल से कास्ट। ये साइकिल था सर्किल में, अभी दिखा देंगे सर्किल उसको। दूसरा क्या था? 4 डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के 4 सिस्टम। डायग्नोस माने निदान कर, कैसे जानकारी करना कि क्या उनको हुआ है। तो इसके लिए 4 उनके पास 4 डायग्नोसिस प्रिंसिपल थे। अब क्या हुआ? पहला उनका देख करके, तो देखने के लिए कौन सी हमारी इंद्रियां काम करेगी? आंख, देखकर, आंख, आंख का रोल आ गया। दूसरा, सुनकर या सूंघकर, तो सुनकर में क्या होगा? कान, और सूंघकर में क्या होगा? नाक। तो कान और नाक, हमारी जितनी इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रियां है ना। तो 5 इंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है और त्वचा है। तो 2 इंद्रियों का, 3 इंद्रियों का काम यहां हो गया कि सुनकर, सूंघकर या पूछकर। और फिर तीसरा आया, पहले आया देख कर ना, देख कर, पहले देखा आंखों से, फिर सुनकर और सूंघकर नाक से, 2 हो गया। तीसरी आई महसूस करके, टच करके, महसूस करके, और फिर पूछ करके, यानी माउथ, टंग। तो 4 डायग्नोसिस, 5 इंद्रियों से 4 डायग्नोसिस। तो 5 का अंक महत्वपूर्ण हुआ, 4 का अंक महत्वपूर्ण हो गया चाइनीज दर्शन में। फिर उन्होंने कहा 6 एनर्जी सिस्टम, 6 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि 5 जो हमारे तत्व हैं इनकी 6 एनर्जी है। तो और सब में तो इंद्रियां वही रखी, मतलब एनर्जी। अग्नि में 2 एनर्जी रख दिया, हीट एंड हॉटनेस, सबकी एनर्जी में। और तो कॉमन थी, लेकिन एक एनर्जी हीट में, मतलब फायर में 2 एनर्जी रख दिया, हीट
एंड हॉटनेस, गर्मी, उष्मा और प्रचंड उष्मा, 2 चीज रख दिया। तो ये फिर 5 का अंक, 6 का अंक और 4 का अंक, एक 7 का अंक दिया, 7 इमोशंस। तो 7 इमोशंस कह रहे हैं, 7 इमोशंस को उन्होंने कहा 5 तत्व में 7 इमोशन रख दिए। तो 7 इमोशन आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, 7 इमोशंस रख दिए। तो उन्होंने अलग अलग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ। 5 में ही 7 इमोशंस को उन्होंने माना और 7 इमोशन रख दिए। फिर 8 कहा, 8 डायग्नोसिस के जो प्रिंसिपल्स है, डायग्नोसिस गाइडिंग प्रिंसिपल जो है कि कम और ज्यादा, या तो डिफिशिएंट होगी एनर्जी या एनर्जी अधिक होगी, या एनर्जी अंदर अधिक होगी, अंदर रोग आक्रमण अंदर है या बाहर, अंदर साइड में और बाहर साइड में। तो एक तो हुआ क्या, कम ज्यादा, एक हुआ अंदर बाहर, एक हुआ कि गर्मी और ठंडक, गर्मी के कारण है कि ठंडक के कारण है, और तो 6 हो गए, और 2 बचे इन और यांग, वेदर इट इज इन और इट इज यांग। ये इन यांग का थ्योरी अलग से है। तो यानी 4, 5, 6, 7, 8 ये अंक जो है चाइनीज दर्शन में बड़े महत्वपूर्ण अंक साबित हुए, इन्हीं के आधार पर ट्रीटमेंट हुआ। अब उनकी जो थ्योरी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो है थ्योरी के रूप में आइए, और हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी। थोड़ा सा शेयरिंग कर दें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि चाइनीज जो एक्यूपंक्चर के जो सिद्धांतों में 2 कंसेप्ट हैं। मैं कंसेप्ट बात कर रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइए एक छोटे छोटे, ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि शेयर करें। तो पहली चीज ये थी, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में 3 ऊर्जाएं, ब्रह्मांड से हमारे जो हमारे शरीर में है 3 ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा जो हमको मिलती है माता पिता से, ईश्वर से, इसको हम लोग प्रीनेटल एनर्जी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल एनर्जी। ये हमको कहां से मिलती है, पिता से मिलती है, माता से मिलती है, ईश्वर से मिलती है, और हमारे किडनी में स्टोर होती है। नहीं ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा जो आप खाते हैं, पीते हैं, चाहे वनस्पतियों को, चाहे पानी को, चाहे जल को, चाहे ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो आपकी है ये पार्थिव ऊर्जा है, पृथ्वी की तत्व की ऊर्जा। पार्थिव माने पृथ्वी तत्व की ऊर्जा। ये पृथ्वी से वनस्पतियां हैं, जल है, भोजन है, आपका वायु है, ये सब चीजें हैं, ये पार्थिव ऊर्जा है। 2 ऊर्जाएं हो गई। तीसरी ऊर्जा उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो आती है और हमारे ऑर्गन सिस्टम में, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन सिस्टम में एक पर्टिकुलर जो है उसमें समय में सर्वाधिक होती है, और किसी पर्टिकुलर समय में उसके 12 घंटे बाद न्यूनतम होती है। तो अब आपने क्या किया, जो आपका ब्रह्मांड की जो आपकी प्रीनेटल एनर्जी है, प्रीनेटल मतलब बर्थ के पहले की जो एनर्जी है, वो आपका किडनी में स्टोर्ड है इसेंस के रूप में। तो पहली ऊर्जा हो गई। दूसरी ऊर्जा आपने पार्थिव ऊर्जा जो स्प्लीन ने बनाया, स्प्लीन और स्टमक ने मिलकर बनाया, नोट कर लीजिए, स्प्लीन और स्टमक। और तीसरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो समय अंतराल में आपके पास आती है, कहां, आपके शरीर में आती है, और वो अल्टीमेटली उन ऑर्गन के लिए, उस ऑर्गन को प्रभावित करती है। तो अब जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगी, पहले वो क्या करेगी, बाहरी आपके शरीर के बाहरी भाग में विचरण करेगी। अब प्रश्न ये उठा कि अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा आई तो ऑर्गन तक पहुंची कैसे, ऑर्गन तुम्हारे अंदर है, प्रश्न उठा ना।
कि बोलिए, प्रश्न उठेगा ना कि भाई ब्रह्मांड की ऊर्जा आई जी तो सर। कैसे मिल गई हमारे पास? तो हाँ उन्होंने सर। कहा देयर इज पाथवेज, उन्होंने कहा पाथवेज। इन पाथवेज का जो नाम दिया उन्होंने, उसको कहा मेरिडियन। इनको क्या कहा बताइए? मेरिडियन। मेरिडियन। मेरिडियन सर। अब मेरिडियन को उन्होंने डिफाइन भी किया कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच ए मैन हैज बीन क्रिएटेड। ए मैन इज क्रिएटेड, ये उसका पहला। दूसरा, द मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। बाहर से, ये आकर माने डिजीज बाहर से आती है। द मीन्स बाय विच मेरिडियन अकर्स, यानी ये दरवाजे हैं, इन्हीं दरवाजों से बाहर से आपकी बीमारी आएगी। एंड द मीन्स बाय विच द डिजीज एराइजेज माने अंदर से निकलती है, अंदर जो आपके कोई तत्व है उनकी वजह से बीमारी हुई, डिजीज अराइजेज। और चौथा, द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, अगर मैन क्योर्ड होता है, उसकी सुरक्षा होती है, वो बीमारी से ठीक होता है, तो इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से बीमारी को हम बाहर भगा देते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए? बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए बोल रहा हूं। जी ये सर। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये जितना आप उसको व्याख्या करेंगे उतना कम है। द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज, एंड द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। अकर माने बाहर से आती है, अराइज माने शरीर के अंदर से निकलती है, इन्हीं से भगा देते बीमारी को, और इन्हीं से और ये आधुनिक साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने बाद में सिद्ध किया कि भाई जब बर्थ आप, तो कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर, नोट कर लीजिए, कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप होता है। कंसेप्शन समझ रहे हैं ना? कंसेप्शन माने जब फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के अंदर जब यूट्रस में चिपक जाएगा जाइगोट, उसको कंसेप्शन बोलते हैं। उसके 15 आवर्स के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप करता है। ठीक, ये आधुनिक साइंस ने कहा, वहां नहीं कहा था, चाइनीज ने नहीं कहा, ये बाद में कहा गया अभी, वही 19वीं शताब्दी में। तो ये था तो एक सिद्धांत मेरिडियन से था, तो कहा कि बीमारी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आई इन मेरिडियन पथ से अंदर की ओर चली गई, तो बाहर जब आपका करेगी तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से करेगी, बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से करेगी। कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक दिखा सकते हैं? ये देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक, ये देखिए ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये जो है बायोलॉजिकल क्लॉक ये है, इसको अपन जूम कर सकते हैं अपने यहाँ, और ये देखिए इसको कि बायोलॉजिकल क्लॉक ये है। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि 1 से 3 बजे तक ये लीवर में रहती है, और 3 से 5 बजे सवेरे लंग्स में आती है, 5 से 7 बजे सवेरे एलाई में आती है, 7 से 9 आपका स्टमक में आती है, उसके 9 से 11 स्प्लीन में आती है, और फिर 11 से 1 हार्ट में जाती है, और 1 से 3 ये जाती है एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर 3 से 5 शाम को यूबी में, और उसके बाद 5 से 7 किडनी में, फिर 7 से 9 पेरिकार्डियम में, और 9 से 11 ट्रिपल वार्मर में, और 11 बजे से 1 बजे रात में गॉल ब्लैडर में। ये बायोलॉजिकल क्लॉक था। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक की जो ऊर्जा बाहर से ब्रह्मांड से आई, वो बाहर ट्रेवल करने के साथ साथ अंदर गई, और अंदर मेरिडियन मार्गों से गई, इन जगह पर उन्होंने मतलब आपको सुरक्षित किया, या ऊर्जा बढ़ाई या घटाई। क्लियर? ये सही हुआ? ये समय आपको याद करना पड़ेगा, जी। ठीक है? धीरे धीरे याद होगा, अभी बहुत ओके। चिंता मत करिए। तो जो सब इसके बाद जो उनका सबसे बड़ा
सिद्धांत हुआ, दो सिद्धांत थे, एक इन यांग, एक एनर्जी थ्योरी, दूसरे इन यांग की थ्योरी, और तीसरी थ्योरी उनकी थी मेरिडियन की। अब इन यांग की थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा, अब देखिए इन यांग की थ्योरी पढ़िए आप। अब उन्होंने कहा, ये पहले यहां पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य, 5 एलिमेंट थ्योरी में क्या था कि मनुष्य या ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। इन्हीं पंच तत्वों से मनुष्य की रचना हुई है। हम लोगों ने कहा था पंच तत्व हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने पहले भी कह दिया था। और हमारे बाद यूनानी दर्शन ने कहा, उन्होंने कहा था कि यूनान के दर्शन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि पंच तत्व 4 तत्व है। उन्होंने आकाश को छोड़ दिया और कहा वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इनसे बना है। आयुर्वेदिक दर्शन ने कहा नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इनसे बना है। और इन्होंने कहा, इन्होंने आकाश को नहीं लिया, इन्होंने वायु को नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा वायु की एनर्जी, लीवर के वो कास्ट की एनर्जी मान लिया वायु, तो मूलभूत, और कास्ट मान लिया, वो मेटल मान लिया, तो मेटल को इन्होंने अलग कर दिया। तो मेटल को वहां हुआ, पहला हुआ कास्ट, दूसरा हुआ कास्ट से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बनी आपका मेटल, और मेटल से तरल, और तरल से आप, तो आगे वो कॉम्बिनेशन बताएंगे आगे, वो सिस्टम, वो अलग चीज है। तो ये जो है कहा उनका 5 एलिमेंट थ्योरी, इन्हीं से। और भी कहा कि जो ये आपका भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर के साथ साथ एक पराभौतिक शरीर है, जिसको हम ऊर्जा शरीर बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ है। तो जब कभी ऊर्जा की बात होती है, तो जब कभी ऊर्जा शरीर आपका बीमार होता है, तो आपका भौतिक शरीर बीमार होता है। इन्होंने भौतिक शरीर को बीमार बाद का माना। पहले कहा ऊर्जा शरीर में अस्वस्थता होती, क्योंकि ऊर्जा का बैलेंसिंग सिस्टम नहीं ठीक होता, तो ऊर्जा शरीर ठीक नहीं होता। और जैसे ही ऊर्जा शरीर बीमार पड़ता है, वैसे ही भौतिक शरीर से जुड़ा होने के कारण वो भौतिक शरीर बीमार पड़ जाता है। क्लियर? तो अब कभी आपको ठीक करना है, तो इस ऊर्जा शरीर को ठीक कर दीजिए, तो आपका भौतिक शरीर स्वयं ठीक हो जाएगा। ये इनका सिद्धांत। मेरिडियन तो हम पढ़ चुके हैं। द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, डिजीज अकर्स, डिजीज क्योर अराइजेस। ठीक है, 4 सिद्धांत है, 4 आते हैं, ये लिखने में आते हैं, ये आपको सेमेस्टर 1 में लिखने को आते हैं कि मेरिडियन परिभाषा। और इसमें आता है कि द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, या डिजीज अकर्स, डिजीज अराइजेस, इनकी जगह कुछ और लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्रिएटेड, क्योर्ड, अराइजेस, अकर्स याद रखना है बस। अब ये जो ऊर्जा आई, और दोनों ऊर्जा मिलकर के क्या हुई, या तो सतह में, सतह माने आपके शरीर के बाहर विद्यमान जैव ऊर्जा होगी, और एक अंदर चली जाएगी। जो बाहर की ऊर्जा होगी, उसका सिद्धांत कौन सा होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक। उस सिद्धांत के अनुसार विचरण करेगी बाहरी शरीर में, उस सिद्धांत के अनुसार विचरण करेगी। और जो ऊर्जा शरीर के अंदर चली गई, वो पंच तत्वों के सिद्धांत के अनुसार आचरण करेगी। ये पंच तत्व सिद्धांत आगे हम लोग और पढ़ेंगे विस्तार से। क्लियर? यहां समझ में आ गया? जो ऊर्जा आई, ब्रह्मांड की ऊर्जा आई, हमने पानी वानी पिया जो उसकी ऊर्जा आई, और किसी अर्धली एनर्जी आई, आकाशिक जितनी आई, दोनों बाहर जब आई, इनके बाद जो ये ऊर्जा मिक्सित हुई, उनने क्या किया, उसने बाहरी ऊर्जा का, अगर कोई बाहरी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है, यानी कम ज्यादा ठंडा गर्म कुछ होता है, तो वो आचरण करेगी कौन सी ऊर्जा के अनुसार से? जो हमारी पंच तत्व, जिसको भी दिखाया था पेज में, दिखाया था ना चार्ट में, यार हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप लोग। जी सर, जी वो सर। जो भी दिखाया था कि वो 3 से 5 बजे आती है, पहले 3 बजे से 5 बजे सवेरे आती है आपके लंग्स में। तो उस ऊर्जा के अनुसार, वो जो ऊर्जा का क्रम है, उस ऊर्जा के उस रिलेशनशिप में काम करेगी। और जो अंदर चली जाएगी, वो पंच तत्व सिद्धांत हमारा होगा, उसमें हमारा कोई किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, इस रिलेशन में काम करेगी। क्लियर? ये आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें है। ठीक, अब ऊर्जा माने सबसे विरल फॉर्म। ऊर्जा माने सबसे विरल फॉर्म, गैसियस फॉर्म के रूप में
सबसे अच्छा फॉर्म गैसियस फॉर्म है। तो ऊर्जा अगर निरंतर बहती है, प्रवाहमान रहती है, तो ऊर्जा सही है। ऊर्जा रुकती है तो या तो तरल के रूप में कन्वर्ट होगी और या फिर वो ठोस के रूप में होगी। भाई बंद कर लीजिए आप वो प्लीज। ऐसा कैसे होता है खोल के लोग चले जाते हैं? कैसा? पढ़ाई भी नहीं हो रही, वहां साथ में खेल भी हो रहा है। अच्छी बात है, इसे खेलते खेलते पढ़ाई करना उचित है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये ऊर्जा रुकी, ठोस बनने की तरफ हुई या उसकी गति में कमी आई, तो बीमारी की प्रथम चरण शुरू हुआ है। यानी ये रुकावट आ रही है, रुकावट किसी तरह रूप में आ रही है, तो भी बीमारी की ओर अग्रसर हो रही है। ये या जो निर्धारित गंतव्य मार्ग है, अगर वहां जाना, आपको जाना है कानपुर और आप इलाहाबाद की तरफ बढ़ गए, तो नेचुरली आप इलाहाबाद पहुंचेंगे, कानपुर तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो वैसे ही आपको जिस रूट में जाना है ऊर्जा का, और एक आप नोट कर लीजिए, आप लोग प्लीज नोट करिए, ये आपको अभी नहीं, सेमेस्टर 4 के बाद समझ में आएगा कि हाँ क्या है, कि यदि कोई दिशा 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री कुछ भी परिवर्तन होता है, तो वो दिशा का कंट्रावेक्शन है। कंट्रावेक्शन माने मार्गोल्लंघन। विपरीत मार्गोल्लंघन जिसको बोलते हैं, वो मार्ग से उल्लंघन। तो मार्ग आपका जाना है आपको दक्षिण, और आप दक्षिण पूर्व 1 डिग्री भी जाएंगे तो आपको मार्ग का उल्लंघन हो गया कि नहीं? प्रतिमा जी बोलिए। सर। जी सर। हो गया ना? हाँ सर। तो ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन नोट कर लीजिए आप लोग कि यदि 1 डिग्री भी मार्गोल्लंघन है तो मार्गोल्लंघन है। उसको उस ऊर्जा को जाना है हार्ट की तरफ। वो ऊर्जा अगर हार्ट के क्रॉस कर दे रही है तो भी तो मार्ग का उल्लंघन कर रही है। वो ऊर्जा हार्ट के न जाकर स्टमक की ओर जा रही है तो भी मार्ग उल्लंघन कर रही है। वो ऊर्जा स्टमक के तरफ जाकर के वो ऊर्जा जा रही है और नीचे आपको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, तो भी मार्ग उल्लंघन कर रही है। ठीक, 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से आपका 1 डिग्री मतलब विचलन जहां हुआ और 360 डिग्री तक विचलन हुआ, वो सब मार्ग उल्लंघन है। ये हमको नोट करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो दार्शनिक विचार है ना, हमको भी दार्शनिक विचार रखना पड़ेगा। उल्लंघन तो है, सिद्धांत है कि वो इस रूट पे जाना है। तो वो शहर, जिस शहर में आप जाना चाहते हैं, अगर वो पूरब की दिशा में है तब तो मिलेगा। अगर आप पूरब से थोड़ा भी विचलन किए तो वो शहर नहीं मिलेगा, दूसरा शहर मिल जाएगा। बस व्यवहारिक। ठीक, अब सबसे अधिक प्रबल सिद्धांत इन यांग का सिद्धांत है, जिसको हम लोग को बताना जरूरी है। और ये हम लोग 10 बजकर कितने मिनट तक पढ़ेंगे बता दीजिए आप लोग। 10 बजकर 10 तक। वेरी गुड, वो लिखा भी हुआ उसमें 10 तक पढ़ेंगे, वहां तक खत्म हो जाएगा। तो जो और सिद्धांत तो बहुत सरल है, सबसे महत्वपूर्ण है इन यांग का सिद्धांत, उनका प्रकृति। अब देखिए इसको समझिएगा, यही इन यांग का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये आपको जब भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसमें इसी को बताया जाएगा, उसके बाद फिर किसी सेमेस्टर में नहीं बताया जाएगा और माना जाएगा इन यांग के पारंगत है। इन यांग, इसको पूरा दार्शनिक विचार है। इन यांग प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया। प्रकृति ने 2 रूपों में, प्रकृति ने अपने को 2 बलों में परिवर्तित किया। एक बल हुआ इन, एक बल हुआ यांग। ये यांग ऊर्जा और इन ऊर्जा दोनों आपके पास है, प्रकृति से, प्रकृति की ऊर्जा है। तो ये प्रकृति की ऊर्जा, इसके कंपैरिजन किसी नहीं हो सकता, किसी से कंपैरिजन नहीं होता। इसके उदाहरण हो सकते हैं लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये अपने आप में स्वयंभू है। इसको प्रकट किसने किया है? केवल एक ही है, माता पिता। कौन है? प्रकृति। इन बलों के क्रिएशन से क्या हुआ? एक ऊर्जा नीचे की ओर चली गई, उस ऊर्जा ने धरती का निर्माण किया। उस ऊर्जा का नाम था इन। तो इन ऊर्जा, इन बल जो आई, उसने पृथ्वी का निर्माण किया। और यांग ऊर्जा अधिक विरल होने के कारण
ऊपर की ओर चली गई, आकाश की ओर चली गई, और उसने सूर्य क्रिएशन किया, उसने स्वर्ग की रचना किया, और इस स्वर्ग और धरती के बीच में मानव का विकास हुआ। अब फंडामेंटल, जो विरल ऊर्जा थी, वो यांग ऊर्जा थी, वो ऊपर जा रही थी, इसलिए यांग ऊर्जा थी। तो ऐसे जब कभी अग्नि की बात आएगी तो अग्नि ऊपर जा रही, तो अग्नि यांग ऊर्जा के रूप में हो जाएगी। पर जो भारी था वो नीचे की ओर चला गया, वो उसने पृथ्वी का निर्माण किया, तो पृथ्वी ठोस के रूप में होगी। ठोस के रूप में तो जल नीचे जब जाएगा तो जल जो है ठोस के रूप में, जल जा रहा नीचे, तो जल की जब प्रगति हो जाएगी यांग और इनके प्रगति के रूप में, इनकी प्रगति के रूप में जल की बात होगी, क्योंकि जल नीचे जा रहा है। जो ठोस होगा, जो ठोस होगा वो क्या होगा, वो इन होगा। जो विरल होगा वो यांग होगा। तो अब जैसे दिन है, और दिन क्या, जो चमकीला होगा, सूर्य क्या है, चमकीला है। स्वर्ग में कि सूर्य है, सूर्य है, चमकीला है, प्रकाशमान है, बड़ा है, विस्तृत है, प्रभावशाली है, ये सब यांग के प्रकृति है। जो अंतस्थल में डूबा हुआ है, संघनित है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, वो इन है। पृथ्वी संगठित है, पृथ्वी सूर्य की तुलना में कम गर्मी वाली है। तो इन यांग की प्रगति जो है एक दूसरे की पूरक है, और इसमें यह नहीं आप कह सकते कि कौन अंडा है कौन मुर्गी, यानी कौन कारण है, हम उसको उत्तर बातें हैं, कौन कारण है और कार्य, कारण कार्य की विवेचना करने में आप दो चीज समझ लीजिए। कारण क्या है, कारण जो मूलभूत तत्व है वह कारण है, और कार्य क्या है, जो रिजल्टेंट है वो कारण है, वो कार्य है। जो रिजल्टेंट है, जो परिमाण है वो कार्य है, और जो मूलभूत तत्व है वो कारण होता है। जैसे आप कोई चीज काम कर रहे हैं तो ये काम जो हो रहा है वो तो कार्य है, लेकिन आपका मूलभूत तत्व, आपका जो विचार है वो कारण है, उस विचार की वजह से कार्य कर रहे हैं। तो कारण और कार्य, यानी एक कारण और एक कार्य। तो उसी तरह कोई ये कारण और कार्य कोई का रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दूसरे से पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधी नहीं है। ये एक दूसरे के अंश को अपने पास रखे हुए हैं, इनमें यांग का अंश है, यांग में इन का अंश है। फिलोसफिकल कंसेप्ट है, इनमें यांग का कंसेप्ट है और यांग में इन का कंसेप्ट है, दोनों के बीच एक दूसरे में है। इन से यांग उत्पत्ति नहीं होती, यांग से इन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये दोनों प्रकृति के चल अगर किसी उसमें आप एक किसी साइकिल में या किसी रेखा में आप उसको मान ले तो कभी इन आएगा कभी यांग आएगा, तो उसको इसलिए चक्री हो जाएगी, क्योंकि इन आएगा यांग आएगा, इन आएगा यांग आएगा, ऐसे हो जाएगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो अगर दिन चमकीला है तो वो यांग है, रात अंधकारपूर्ण है तो वो इन है। रात फिर दिन में कन्वर्ट होगी, फिर प्रकाश आएगा, फिर रात में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी इन फिर दिन में कन्वर्ट, रात में कन्वर्ट हो गई, दिन में हुई तो फिर यांग हो गई, फिर यांग से चमकीली यांग हो गई, फिर यांग से फिर इन की कन्वर्ट हो गई। तो इसका उदाहरण क्या लिया, इसका उदाहरण क्या लिया कि जो दो युग्मों का प्रयोग, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश अंधकार, एक प्रकाशमान है वो यांग है, अंधकार है तो इन है। छिपा हुआ है, देखिए छिप गया है, और व्यक्त है, ये बाहरी जा रहा, बाहरी वातावरण में जा रहा, यांग है। वो कह रहा है कि हम जाएंगे आकाश की ओर, विरल है वो यांग है, जो सघन है वो इन है। जो छिपा हुआ है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपके अंदर की ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इन। और जो आप अभिव्यक्त करते हैं, जितना आप कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं, वो आपका यांग है। उदाहरण क्या लिया, एक सूर्य है, सूर्य की किरणें बिखेर रहा है, कहां, पर्वत पर। तो पर्वत के सामने वाला भाग चमकीला है तो वो यांग है, पर्वत के पीछे भाग अंधकारपूर्ण है, वो इन है। अब सूरज गया और उसने आगे के भाग को अंधकारपूर्ण कर दिया, पीछे के भाग प्रकाशमान हो गया, तो पीछे का भाग यांग हो गया और सामने का भाग इन हो गया। चंद्रमा का उदय हुआ, चंद्रमा की किरणें जिधर पड़ी तो चंद्रमा तो रात में उदय होता है,
तो रात में इन में पैदा हुआ ना, देखिए, या अब देखिए इस सेंटेंस याद करिए, सेंटेंस को सुनिएगा। चंद्रमा कब पैदा हुआ? रात में। तो रात तो इन है, तो इन में चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है किसी पहाड़ पर, तो वो तो चमकीला है। तो इन में यांग हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए? जी सर। और दिन में, जिस भाग में, दिन तो यांग है, लेकिन जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसमें यांग में इन है कि नहीं? यस सर। जी सर, जी सर। इस रूप में समझना है कि यांग में यांग भी संभव है, यांग में इन भी संभव है, इन में यांग भी संभव है, इनमें इन भी संभव है। रात में चंद्रमा है तो इन माने रात, और जिधर सूर्य नहीं पड़ रहा, जिधर चंद्रमा नहीं पड़ रहा उधर इन है, तो इन में इन। और सूर्य का प्रकाश जिधर यांग है और सूर्य का प्रकाश जहां पड़ रहा वो यांग, तो यांग में यांग, तो यांग में यांग भी संभव है, यांग में इन भी संभव है, इनमें इन भी संभव है, इनमें यांग भी संभव है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है कि अवधारणा है। ये देखिए, पहले हम लोग दूरदर्शन देखते थे, आप लोग देखते होंगे, अगर पुराने लोग होंगे, वही नए बात में खत्म हो गया। ये दूरदर्शन का आता था। ये देखिए, जो काला है वो इन है, लेकिन उसमें बीच रूप में रख दिया है यांग को, और जो यांग है उसमें इन को रख दिया है। इन रूपों में उन्होंने क्या किया, इनमें परिवर्तन कर दिया। सब कहा कि इन इसके साथ जुड़े हुए हमारे ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स को डिफाइन कर दिया अलग अलग तरीकों से। 12 ऑर्गन्स को, 12 ऑर्गन्स में हम लोगों ने क्या किया, कॉम्बिनेशन लिया, और कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोगों ने कहा इसमें बस एक ही चीज है, हृदय और एसआई वही काम करती है जो हृदय करता है, दोनों एक दूसरे के। जैसे ब्लड का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन कराने का काम करता है एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो बनाता है, रक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। जब रक्त बना लेता है तो उसके रक्त को ट्रांसपोर्ट करने का काम हृदय का है, इसलिए हृदय और एसआई दोनों का रोल एक तरह का है, इसलिए इनको हस्बैंड वाइफ के पेयर ऑर्गन के रूप में रखा जाता है। लंग्स और एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल एक तरह का है। लंग्स आगे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं गैसेस फॉर्म में, जो कौन सा है, जो वेस्टेज है। और एलआई क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकाल देती है। इसलिए लंग्स का और एलआई का रोल एक तरह का है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का रोल एक तरह का है। किडनी यूरिन का निर्माण करती है और उसको स्टोरेज करता है यूरिनरी ब्लैडर, तो दोनों का रोल एक तरह का है। गॉल ब्लैडर और लीवर का रोल एक तरह का है। लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है और इसको स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर, जहां पर वो कंसंट्रेट होता है और स्टोरेज भी होता है, तो दोनों का रोल एक तरह का है। स्प्लीन और स्टमक दोनों का रोल एक तरह का है कि दोनों भोजन को लेकर के भोजन से एनर्जी बनाते हैं, इसलिए दोनों का रोल एक तरह का है, इसलिए इनको एक ऑर्गन में रखा गया। केवल यहां पर पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, इसलिए उसको हम लोगों ने पेरिकार्डियम को एक ऑर्गन माना है, लेकिन इस ऑर्गन का जो दूसरा यांग वाला है वो ट्रिपल वार्मर, वो कोई भी ऑर्गन नहीं है। दिस इज ट्रिपल वार्मर इज ए typical concept of the Chinese meridian, Chinese system. Clear? अब जो ऑर्गन लगातार काम करते रहते हैं उन्हें इन माना गया, जो लगातार काम करते हैं उनको इन माना गया, और जो कभी कभी काम करते हैं, समय आवश्यकता आने पर काम करते हैं, वो यांग माने गए। जैसे हार्ट, लीवर, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, फेफड़े, ये किडनी, ये लगातार काम करते हैं, इसलिए इन ऑर्गन है। और इसके विपरीत स्टमक हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ट्रिपल वार्मर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यूबी, ये सब यांग हो गया, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ये काम करते हैं। इन्हीं के साथ हमारे पंच तत्वों को जोड़ दिया गया। कास्ट के साथ लीवर को जोड़ दिया गया, लीवर युग्म को जोड़ दिया गया। हार्ट के साथ जोड़ा गया किसको, हमारे
फायर को, और पेरिकार्डियम को भी, और ट्रिपल वार्मर को हॉटनेस वाले कंसेप्ट में जोड़ दिया गया। जो हम लोग 2 एनर्जी बोले थे ना, तो वहां 2 एनर्जी जो वही फायर की है, वो हॉटनेस एनर्जी। गाल ब्लैडर और हमारा लीवर एक साथ हुआ, छोटी आंत और हार्ट एक साथ हो गया, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम साथ हो गया, स्टमक और स्प्लीन दोनों, स्टमक और स्प्लीन दोनों एक साथ हो गया, उसको स्टमक के साथ उसको जोड़ दिया गया अर्थ के साथ, ये हमारा हो गया। और जल के साथ जुड़ गया हमारा किडनी और यूबी, जल के साथ जुड़ गया, तो सारे हो गए। लंग्स के साथ जोड़ दिया गया, जो उसको आपका मेटल को जोड़ा गया, मेटल से इनको जोड़ दिया गया, फेफड़े को। ये चार्ट कहाँ प्रदर्शित है जो आप बता रहे हैं? चार्ट देखना है आपको? नहीं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसको कभी दोबारा रिपीट करना चाहें तो? ये ऐसा संस्थान की पुरानी किताब है, अब ये दोबारा नहीं मिलेगी, अब वो आउट ऑफ प्रिंट है। नहीं, जैसे आपने अभी बताया तो अभी तो समझ में आ गया, फिर मान लीजिए कभी इसको रिपीट करना हो तो आप रिपीट करने में वो अभी मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे अभी आप ये बता रहे हैं ना ट्रिपल वार्मर, और ये नहीं समझ में आया मुझे, क्या है ये? ट्रिपल वार्मर टिपिकल कंसेप्ट है, वो कॉम्बिनेशन में रखा गया। ट्रिपल वार्मर माने कि वो उनके कंसेप्ट में माना कि ट्रिपल वार्मर ऐसी चीज है जो हम लोग इम्यून ऑर्गन कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉडी 3 वार्मर में है, बॉडी के अंदर 3 वार्मर है, एक अपर वार्मर, एक मिडिल वार्मर, एक लोअर वार्मर। तीनों के बीच में वार्मर माने बैलेंस करने का, टेम्परेचर बैलेंस करने का जो काम है वो ट्रिपल वार्मर करता है। और इसी को बाद में बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे साइंटिस्ट ने इसी को एंडोक्राइन सिस्टम का, ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम मान लिया। क्लियर? अच्छा। लेकिन चाइनीज ने, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको ट्रिपल वार्मर को एक कंसेप्ट माना गया था, जो बॉडी के 3 वार्मर, अपर वार्मर, फिर लोग बीच का वार्मर जो ये स्टमक, उसके नीचे लोअर वार्मर, तीनों वार्मर के उन्होंने कहा कि कभी ऊपर गर्मी पड़ जाती है, कभी मध्य में गर्मी हो जाती है, कभी नीचे, तो यानी कभी बैलेंसिंग नहीं होती है गर्मी और ठंडक का बैलेंसिंग करने का। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग काम करते हैं। किडनी जल का नियंत्रक है, तो जल की बात करती है। हृदय फायर का नियंत्रक है, तो वो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन अगर ना हो, हृदय और किडनी के बीच में, तो आपका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। ये सिद्धांत कहाँ पे उद्धृत है? ये सिद्धांत है जैसे अभी आपने पढ़ाया ना, तो इट इज सो वास्ट अ फील्ड कि अगर इसको कभी रिपीट नहीं करे तो आदमी धीरे से भूल जाएगा, पहली बार पढ़ा हो तो इसको जो आपने बताया ना कि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो अभी तो समझ में आ गया। ये सब आगे सब मिलता जाएगा आपको, धीरे धीरे किताबों में सब मिलता जाएगा, सब मिलेगा किताब में, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन जब आप बहुत पढ़े होते हैं तो आप सबको समग्र कर देते हैं ना, तो अभी आपको जैसे धीरे धीरे ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये चीजें जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे अभी देखिए चित्र में आ जाएगा, देखिए अभी चित्र दिखाएंगे तो इसी में आ जाएगा। चित्र तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। चित्र में आ जाएगा, चित्र में भी आ जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि चित्र में नहीं आएगा, वो तो किसी किताब में तो होगा ही कहीं ना कहीं। चलिए, बुक्स आपने भेजी है उसी में से पढ़ूंगी मैं फिर। हाँ, बुक्स जो है मुझे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। आपने देखिए अब मैं तो लेकिन इसमें मैं जो देख रही हूँ, इसमें तो वो जो आप दिखाते हो वो तो नहीं दिख रहा है, वो कैसे दिखता है? क्या चीज? ये देखिए, अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको ये देखिए, ये थियरी आप जो है ये देखिए। लेकिन थियरी इसमें मुझे शो नहीं हो रही। मैं आपका बड़ा कर दिया मैंने चित्र इसको आपका। हाँ, दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, आ रहा है, पूरा आ रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, क्या दिख नहीं रहा है? एक सेकंड, सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। मुझे लगता है मैंने कुछ इसको आपको ज्यादा ही वो वाइट कर दिया चित्र, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। इसमें नहीं आ रहा, देखो क्या आ रहा है? ये आप देखिए, जूम करके देखे, ये तो आ रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है सर अच्छे से। है ना? जूम कर लीजिए ना, जूम हाँ, करिए सर। जो है तो दिखेगा जो है, और बड़ा कर लीजिए। नहीं, वो ज्यादा बड़ा कर लिया है उन्होंने, लगता है वाइड कर लिया है ना, कह रही हैं। चलिए, हो कोई सकता नहीं, है। वो मैं आपको किताब में मिल जाएगा, ट्यूटोरियल्स वन में नहीं मिल तो जाएगा। ये देखिए, ये ये है तो बुक में भी मिल जाएगा जो है, पेयर हाँ, आर्गन बुक भी में मिल देख जाएगा लूंगी, बुक में। बुक में देख सर ये लूंगी, आगे ठीक है। बुक में पढ़ेंगे। है। देख लीजिए,
ये देखिए, चलो, ये बुक वाला में। जो है आपको जो ये मिल रहा है ना, यही वाला देखिए, इसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया ये हुआ तो है। बुक में जो कवरिंग पेज बाहर पे है ही है जो है, वो यांग है, चाइनीज जो कोई बुक अंदर है ले ये लीजिए। उसमें, ये आपको जब आपको पढ़ाया जाएगा सिद्धांत 5 एलिमेंट, तो ये हम तो बेसिक चीज बता रहे हैं शुरू में, जब नहीं तो नहीं, उसके बहुत बाद अच्छा बता रहे हैं आप, लेकिन जो बता रहे हैं ना उसको याद भी करना जरूरी है ना। अरे सब याद हो जाएगा आपको। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि सर आए ये सर एक आपको ऑप्शन है इसका, अगर रिकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो वो उसमें क्लियर दिखेगा। अभी उनको हाँ, शायद हाँ, प्रॉब्लम हो रहा रिकॉर्डिंग है, में वो तो दिखता रिकॉर्डिंग है। देख लें एक बार। हाँ, टच रिकॉर्डिंग में स्क्रीन, दिखता है। मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसी सेटिंग कर दी है जिससे वो नहीं दिख रहा। जी कोई जी बात जी नहीं, चलिए। जी मैम, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप देखिए, प्लीज ये इसको इसी रिकॉर्डिंग को में आगे देख लें, देखिए, ये देखिए बेहतर हाँ, होगा। मैं इसको देख लूंगी, इसको देख देखिए। और स्क्रीनशॉट भी ले ले। मैं देख अब लूंगी देखिए, इसको। आम किताब में सब है। हम्म, अब ये बस 2 लाइन और इसकी, बस खत्म हो गया, तो बहुत समय हो गया। देखिए, ये सृष्टि के मूलभूत 5 तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार है, ये उसका कंसेप्ट है। ये एक दूसरे के सृजन करते हैं। जैसे ये कास्ट जो है वो कास्ट माने वुड, वुड माने वुड क्या होता है, अपने आप जल जाता है और जलने के बाद वो अग्नि का क्रिएट करता है। अग्नि जब बुझ जाती है तो अर्थ का क्रिएट करती है। अर्थ जब अर्थ में से आप निकालिए तो मेटल निकलते हैं नीचे, और मेटल को अगर कोई पिघला दे तो वो तरल बन जाता है, और तरल से अब आप सिंचाई कर दीजिए तो वुड बन जाती है। तो ये एक दूसरे को तत्व जो है वो दूसरे को मूलभूत सृजन के लिए जिम्मेदार है। ये तत्व आपस में नियंत्रित करने की क्षमता है। मेटल की कुल्हाड़ी से आप वृक्ष को काट सकते हैं, तो ये कंट्रोलर देखिए, ये लाइन बनी हुई है ना, डायरेक्शन, ये मेटल जो है, ये मेटल है, ये काट देता है इसको। और अगर आपको पृथ्वी घेरना हो तो वृक्ष लगा दीजिए तो पृथ्वी घिर जाएगी। जी। जल वो अग्नि जो है वो इसको मेटल को पिघला देगी। और अगर ये जो आपका पृथ्वी है, और अगर आप जल को रोकना हो तो मेड़ बनाकर इसको रोक सकते हैं, और अगर आग लगी है तो जल से बुझा सकते हैं। तो ये दोष क्या है, इन तत्वों को आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता है। हमारे शरीर में विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव माने ऑर्गन अपनी प्रकृति के अनुसार शरीर में इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से इन मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई यांग है, कोई इन है, तो यांग है तो उस तत्व का यांग भाग है, उस तत्व का इन भाग है। इन भाग को अंदर दिखाया गया है, तो यांग को बाहर दिखाया गया। देखिए उसी में गोले में यांग भाग बाहर है और इन भाग अंदर है, क्योंकि इनको कहा कि अंतस्थल, अंतस्थित है, और वो बहिर्गामी है, तो बहिर्गामी माने यांग। फिर पंच तत्व के सिद्धांत, हाँ, पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार इन और यांग के दृष्टिकोण से एक तत्व के प्रतिनिधि यंग इन और यांग आपस में भी ऊर्जा का, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शेयर करते हैं रुपए पैसे के मामले में, इमोशंस के मामले में, धन के मामले में, शारीरिक मामले में, तो वैसे ही ये भी अपने आपस में एक ऑर्गन जो उस तत्व का है वो आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। फिर सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर इन 5 मूलभूत तत्वों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। जैसे इसका रंग ग्रीन है, इसका वुड का रंग ग्रीन है, आप ग्रीनरी दिखती है। इसका रंग लाल है और लाल के साथ एक ऑरेंज है, अर्थ का है पीला, पिरोड़ मिट्टी। मेटल का रंग है व्हाइट और जल का रंग है ब्लैक। ठीक, ये सूर्य के रंग है। और इन मूलभूत तत्वों की अपनी ऊर्जाएं हैं, और इन ऊर्जाओं के आधार पर शरीर के ऊर्जा संगठन का निर्माण होता है। जैसे इसकी वुड की एनर्जी है वुड विंड, और इसकी एनर्जी है हीट एंड हॉटनेस, और अर्थ की एनर्जी है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हो जाती है ना अर्थ में, पानी बरसता है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। मेटल का है बिल्कुल सूखा हुआ, ड्राइनेस, और इसका जल का होता है कोल्डनेस। तो ये 5 ये एनर्जी सिस्टम है इनके। तो फिर ये तो बहुत बड़ा है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो हम लोग जो है इन चीजों को ऐसे देखते हैं। दिस इज ए वेरी गुड कंसेप्ट, और जितना आप पढ़ते जाएंगे, देखिए ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग की सीमा है। हम लोग सीमित कहीं तो हो जाएंगे, तो सबको सीमा में रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। असीमित किसी को बनना नहीं है। ज्ञानवान केवल एक ही है, ईश्वर।
तो ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग में आप भी हैं, हम भी हैं, और हम लोग सब बढ़ रहे हैं उसी दिशा में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना ज्ञान अर्जित कर सके। देखिए समुद्र बहुत है, उसमें से जितना जल हम लोग ले सकें, इकट्ठा कर सके, उतना हम लोग करना है, बस यही कंसेप्ट है। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए इस ज्ञान का ट्रांसफर करेंगे, विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, और तब हम लोग सार्थक बनाएंगे अपने उस सिद्धांत को, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का समय 10 से ऊपर हो गया, जो हम लोगों का समय था उससे अधिक हो गया, इसलिए थोड़ा सा अधिक हो जाता है, क्योंकि ये समय ऐसा रखा गया है